नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की, उद्देशिका की, प्रेमबल की और अनुसूचियों की। देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं डिटेल में करा रहा हूँ। आपके कांस्टेबल में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनको विशेष रूप से बेटा ध्यान देकर चल रहा हूँ। और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूं कि आपको वही कंटेंट दूं जो आपके एग्जाम में आए, आपका एग्जाम ओरिएंट हो। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं। तो मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में कराता हुआ चल रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, प्रस्तावना पढ़ेंगे और अनुसूचियां हम लोग पढ़ लेंगे। अब बात आती है सर प्रस्तावना की। प्रस्तावना की मैं बात करता हूं कि सर प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं सर प्रस्तावना से संबंधित कथन भी आते हैं क्या, कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री, जन्म कुंडली या होरोस्कोप किसने कहा था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन आज है पहला दिन नव वर्ष का, यानी कि 1 जनवरी। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि जितने भी बच्चे यहां पर लाइव है सबका सिलेक्शन हो जाए, सबके जीवन में वो सपना जो आपने, आपके पेरेंट्स ने देखा है, वो सपना पूरा हो जाए। आप सभी वर्दी में आए, इस नव वर्ष आप सभी लोगों को वर्दी मिल जाए। जिस सपने की चॉइस, जिस सपने को देखने की ख्वाहिश आपके पेरेंट्स ने की थी, उन सपनों को आप साकार इस नव वर्ष में करें। इस सभी शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। देखिए, प्रस्तावना की बात करता हूं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। सीन 2 लगा देना अगर ना दिख रहा हो तो। हम यहां पर बात करेंगे उद्देशिका और प्रेमबल। देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ये आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि प्रस्तावना पर जो सजावट हुई थी, ये सजावट किसने की थी? तो संविधान पर सजावट की थी नंदू बोस ने, और प्रस्तावना पर सजावट की थी राम मनोहर ने। ठीक है जी, चलिए। तो मैं बात करूंगा सर यहां पर कि सर जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना, उद्देशिका क्या होगा बेटा? उद्देशिका की बात करेंगे। उद्देशिका, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेमबल। क्या बोलते हैं इसको? प्रेमबल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखना, प्रेमबल। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर जो प्रेमबल है, ये प्रेमबल है, ये किसने पेश की थी? हालांकि मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। आप कहेंगे सर इसको किसके द्वारा कब पेश किया गया था? जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि ये थोड़े से फैक्ट हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसको पेश या प्रेजेंट किसने किया था? तो आप कहेंगे सर इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में इसको पेश कर दिया गया। अब इसे स्वीकार कब किया गया था? इसे स्वीकार कब किया गया, एक्सेप्ट कब कर लिया गया? तो आप जानते हैं 22 जनवरी 1946 में। हालांकि ये उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था। किसके नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है कि भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? नेहरू जी ने। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। इसे स्वीकार कर लिया 26 जनवरी 1946 में। ओहो,
1947 में 22 जनवरी 1947, माफी चाहूंगा मैं 26 जनवरी बोल गया। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये हम सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि सर 22 जनवरी 1947 में इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब बात आती है कि सर इसे प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के रूप में, प्रस्तावना या हम कह सकते हैं सर इसे प्रेम्बल के रूप में संविधान में कब स्वीकार किया गया था। प्रेम्बल। तो आप कहेंगे सर जो उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, उसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया और इसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कब शामिल किया गया था। प्रस्तावना के रूप में कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अडॉप्टेड। इसको अडॉप्ट किया गया या बेटा अंगीकृत किया गया कि सर संविधान में इसे कब अंगीकृत किया जाता है, तो आप कहेंगे जब प्रस्तावना बेटा पेश हुई 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार हुई, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को, लेकिन इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में संविधान में कब शामिल किया गया, तो संविधान में 26 नवंबर 1949 को शामिल कर लिया गया। वॉइस नहीं आ रही क्या? देखो, चलिए आगे बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया, हम बात करते हैं कि सर ये बताएं कि इसकी जो भाषा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इसकी भाषा, फिर भी मैं लैंग्वेज आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि इसकी लैंग्वेज कहां से ली है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है मेरे बच्चों। आप कहेंगे सर प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात होगी कि सर प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया था, तो प्रस्तावना का विचार या आइडिया, आप कहेंगे सर ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया यूएसए से। कहां से? यूएसए से। नॉर्मल सी चीजें हैं। अब बात करेंगे सर हमारी जो प्रस्तावना है, इसकी शब्दावली कहां से स्टार्ट होती है, कि सर जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना की शब्दावली कहां से स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे सर हमारी जो प्रस्तावना है इसके शब्द क्या हैं, इसके शब्द क्या होंगे। आप कहेंगे सर हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, यहीं से तो स्टार्ट हो रही है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, कि भैया ये कहां से स्टार्ट होती है, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आप कहेंगे सर ये प्रस्तावना के शब्द हैं, और ये जो शब्द है प्रस्तावना के, ये शब्द हमने कहां से लिए हैं। आप बता सकता है क्या कोई बच्चा कि सर जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, इसकी शब्दावली, जो शब्द है हम भारत के लोग, हमने कहां से लिए हैं? चलिए बताइए। बिल्कुल प्रेटा प्रैक्टिस सेट, अब मैं 5 जनवरी से भी के आसपास हमारा इसका स्पेशल प्रैक्टिस सेट आएगा यूट्यूब पर, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी की, तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। कहां से लिया? अरे गजब, कि सर ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है यूएनओ के चार्टर से। आप कहेंगे सर ये शब्द हमने कहां से लिए हैं, ये शब्द हमने यूएनओ के चार्टर से लिए हैं, यूएनओ के चार्टर से। कहां से लिए? यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से लिए हैं। ठीक है जी, कि हम भारत के लोग, वहां पर क्या लिखा है, हम यूएनओ के लोग, वी द पीपल ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत ये राष्ट्रीय संघ। तो आप कह सकते हैं यूएनओ का जो चार्टर है ना, उसमें स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूएनओ, वहां से हमने कॉपी किया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूएनओ की जगह हमने क्या कर लिया, पीपल ऑफ इंडिया कर लिया।
ठीक है। अब कुछ बेटा इससे संबंधित स्टेटमेंट आ जाती हैं, जैसे कि संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा। कौन बच्चा बताएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, किसने कहा था? चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, कुछ मैं स्टेटमेंट यहां पर बता रहा हूं। स्टेटमेंट यानी कि कथन, प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन होंगे। अब एक कथन लिखा हुआ है, कथन लिखा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल, प्रेमबल को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? क्या आप लोग बता सकते हैं? कौन कौन बच्चा बता रहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है? आत्मा। तो आप कहेंगे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? कहा। तो आप कहेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? नहीं नहीं नहीं, भीमराव अंबेडकर ना, ना बेटा ना। यही तो गड़बड़ कर जाते हो आप लोग, यही तो जल्दीबाजी इतनी होती है और आप जल्दीबाजी में आंसर गड़बड़ करते हो। आप कहोगे सर ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव। तो आप कहेंगे सर ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर ठाकुर दास भार्गव द्वारा बेटा कहा जाता है, भार्गव द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहा जाता है। ठीक है जी, किसके द्वारा? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एक कथन ये हो जाता है आपका। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या राजनैतिक जन्म पत्री किसने कहा था? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सर प्रस्तावना को, अब लिखने की जरूरत तो नहीं है प्रेमबल, क्योंकि ऊपर मैंने लिख ही दिया है। प्रस्तावना को राजनीतिक, आप कहेंगे सर राजनीतिक, क्या बोल सकते हैं आप मेरे लाल? आप कहेंगे प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री या बेटा जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। और अंग्रेजी में बोले तो इसको होरोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं होरोस्कोप, कि भैया होरोस्कोप। किसने कहा था स्कोप? तो आप क्या बताइएगा सर, किसने कहा था होरोस्कोप? तो आप कहेंगे कि ये किसने कहा था? के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना को के एम मुंशी ने क्या कहा था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना को होरोस्कोप किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर ये के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा। अच्छा, एक स्टेटमेंट और आपकी आ जाती है यहां पर कि सर प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, मुख्य नोट किसने कहा था? तो एक व्यक्ति थे अर्नेस्ट मेके। कौन थे? अर्नेस्ट मेके। तो आप कहेंगे कि सर प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं का, संविधान निर्माता, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, विचारों को जानने की कुंजी, जानने की कुंजी, कुंजी को बोलते हैं की, कुंजी को क्या बोलते हैं? की, कि कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था? मुख्य नोट
किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर एक इतिहासकार था अर्नेस्ट मेके। कौन था बेटा? अर्नेस्ट मेके। आप कहेंगे सर अर्नेस्ट मेके द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेके द्वारा कहा गया। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट मैंने बता दिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। कि सर आप कहेंगे मुख्य नोट, मेन नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको और किसने कहा? तो आप कहेंगे प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी की या मुख्य नोट किसने कहा था? तो अर्नेस्ट मेके ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट मेके ने। पालकी वाला नहीं है, अभी नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर आपको मैंने 3 चीजें बताई, 3 स्टेटमेंट बताए। आप लोग कहेंगे क्या कि भैया ये बताइए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, जन्म कुंडली, होरोस्कोप किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट मेके ने। अब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कथन है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि सर प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? परिचय पत्र किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो आप कहेंगे बेटा पालकी वाला ने। किसने कहा था मेरे बच्चे? तो पालकी वाला का पूरा नाम क्या? हाँ जी, किसने कहा था बेटा? तो आप कहेंगे बेटा नानी पालकी वाला ने। तो आप इनको पालकी वाला के नाम से ही याद रखना, पालकी वाला। ठीक है, तो पालकी वाला, हालांकि इनका नाम है नानी पालकी वाला। तो आप कहेंगे पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अर्नेस्ट मेके ने क्या कहा? ये सारे मैं बेटा आप लोगों को महत्वपूर्ण मानकर यहां पर लिखवा रहा हूं। ये मानकर चलना, अगर प्रस्तावना से आएगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, ये 4 स्टेटमेंट बता दिए, इनसे बाहर स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे केस की, कि प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से केस में माना था। एक मामला था वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 की सर वेरुवादी बनाम भारत संघ 1960, इसमें एक मामला आया और इसमें कहा गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांट बी अमेंडमेंट इन द प्रेम्बल। ठीक है जी, तो ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर कुछ मैं अब बात करूंगा केसेस की, कि सर केस कि यहां पर कुछ केस की बात करता हूं मैं, कुछ केस की बात करूंगा, जैसे कि कुछ बाद यहां पर है। जैसे कि सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है फर्स्ट, जिसकी मैं बात करूंगा वो क्या है? पहला ये था कि सर वेरुवादी बनाम भारत संघ कौन था? कि सर ये बताएं कौन से केस में कहा गया था वेरुवादी बनाम भारत संघ। भारत संघ का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट, बनाम भारत संघ, यानी कि वेरुवादी वर्सेस, यहां पर ऐसे भी लिखना कि वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये 1960 का मामला था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप लोग क्या कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने कहा था बेटा? एक चीज मैंने यहां पर अर्नेस्ट मेके लिख दिया, अर्नेस्ट वॉकर होगा, ये क्या होगा? अर्नेस्ट वॉकर। ठीक है, मेके नहीं है, वॉकर है, अर्नेस्ट वॉकर। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट
कर लेना। अर्नेस्ट मेकर नहीं है, मेके नहीं है, अर्नेस्ट वॉकर है। क्या है? वॉकर, अर्नेस्ट वॉकर। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना मेरे बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इंग्लिश भी लिखूं क्या या आप लोग लिख लेंगे? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? भाग नहीं है किसमें कहा गया था? तो आप कहेंगे सर प्रेम्बल is not a part of constitution, part of कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे सर कौन से में कहा गया था? तो वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन से मामले में नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, नहीं किया जा सकता है। कहां लिखा था बेटा ऐसा? तो आप कहेंगे सर वेरुवादी मामला था, वेरुवादी मामला था भारत संघ 1960 का, जिसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप कह सकते कांट बी अमेंडमेंट, कांट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इन द प्रेम्बल। कि भैया प्रेम्बल में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कांट, तो आप कहेंगे कैन नॉट अमेंडमेंट इन द प्रेम्बल। कौन से मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते? तो यह मामला था वेरुवादी बनाम भारत संघ। कौन सा था? वेरुवादी बनाम भारत संघ। संविधान क्या होता है? आपने शायद पहली क्लास नहीं ली मेरी, मुझे लग रहा है। संविधान का मतलब है कि एक ऐसी किताब जो कानूनों का संग्रह है, जिसमें सभी कानून लिखे हुए हैं और उन्हीं के आधार पर हम सब लोगों को काम करना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत शानदार मेरे बच्चे, यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली होंगी। आई होप आप लोग लिख रहे हैं। अब बात आ जाती है, एक मित्र थोड़ा सा मुझे जो है ज्ञान दे रहे थे अभी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनका ज्ञान ले भी लिया। चलिए आगे बात करते हैं। एक दूसरा केस है जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। आप कहेंगे सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल। ये कब का है? 1973 का। कब का मामला है ये? 1973 का। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप क्या कहेंगे सर? संविधान का भाग है, यानी कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ। यहां पर आप लोग लिखना कि भैया प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कैन अमेंडमेंट इन इंडियन प्रेम्बल। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर यहां पर हमने बात कर ली कि पहली बार संशोधन कब हुआ है। पहली बार संशोधन कब हुआ?
हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली कि सर प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रथम संशोधन। प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ है, आप कह सकते हैं क्या? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप कहेंगे सर प्रेमबल में अभी तक केवल एक बार संशोधन हो चुका है। एक बार क्या हुआ है बेटा? एक बार संशोधन हुआ है। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे सर अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे सर अमेंडमेंट हुआ है एक बार। कितनी बार? एक बार। कब हुआ था? एक 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? एक 42वां संविधान संशोधन था, जिसे हम क्या मानते हैं? तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। अब इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है इसमें एक बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे भैया? आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि भैया इसमें 3 नए शब्द जुड़े थे? कौन कौन से शब्द जुड़े थे? तो आप बताना कि सर एक तो समाजवादी शब्द जुड़ा था, समाजवादी, कि सर समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, जिसको हम सोशलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? तो आप लोग लिख लेना कि सर इसको हम सोशलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट बोलेंगे। समाजवादी हुआ। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, कि सर पंथ निरपेक्ष, जिसको हम बेटा सेक्युलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलेंगे कि भैया सेक्युलर। और एक आता है बेटा अखंडता, कि भैया अखंडता मतलब इंटेग्रिटी। कि जल्दी से बताइए, जो तीसरा शब्द था ये था अखंडता। कौन सा? अखंडता। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। तो आप लोग लिखना कि भैया ये बताएं कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। कब कब हुआ था? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कि सर ये कौन से पैरा में जुड़े थे? तो ये पहले पैरा में, पैरा 1 में किसको जोड़ा गया था? समाजवादी को और पंथ निरपेक्ष को। पैरा 6 में किसको जोड़ा था? यानी कि छठे पैरा में किसको जोड़ा था? पैराग्राफ 6 में जुड़ा था अखंडता, इंटीग्रिटी, और पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक है बेटा, यहां पर आप लोग लिख लेंगे। 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, अब ये पहले लिख लो आप लोग इसको। अब आप इसको पहले लिख लो जल्दी से, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। केसी व्हीलर एक नाम है। केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है। चलिए, तो हम कहेंगे पहला संविधान संशोधन नहीं है। ना 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 ना, पहला संविधान संशोधन तो 1951 में हुआ था, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये तो 42वां संविधान संशोधन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में ये पहला संशोधन है और मात्र एक ही संशोधन अभी तक प्रस्तावना में हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं। पैरा का मतलब होता है पैराग्राफ, कि भैया ये पैराग्राफ ये हो जाएगा पहला पैराग्राफ। किसी को भी, जैसे ये है, ये जो है ना, ये यहां से यहां तक पहला पैराग्राफ है, यहां से यहां तक दूसरा पैराग्राफ है, यहां से यहां तक तीसरा पैराग्राफ है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि सर हमारी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय है 3 प्रकार का। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कि सर जो हमारे प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार का, तो आप क्या बताइएगा सर? जस्टिस कितने प्रकार का है? सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है। यानी कि जस्टिस हुआ 3 टाइप का। ठीक है, बात करते हैं सर स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। बात करते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं भैया,
कि लिबर्टी कितने प्रकार की है। लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे लिबर्टी, तो आप कहेंगे थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो लिबर्टी कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की लिबर्टी हो जाएगी। कितने प्रकार की हो जाएगी भैया? 5 प्रकार की लिबर्टी। बात करते हैं कि समानता कितने प्रकार की है। समता या समानता, समानता कह लें या इसको समता कह लें। ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो इक्वलिटी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। स्टेटस की इक्वलिटी हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सर, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है बंधुत्वता, यानी कि भाईचारा एक प्रकार का है। यहां पर आप लोग याद रखना कि बंधुत्व या भाईचारा कितने प्रकार का बताया गया है। भाईचारा केवल एक प्रकार का है। भाईचारा केवल और केवल एक प्रकार का है। कि सर ये बताइए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्टर्निटी कितने प्रकार की है? तो आप कहेंगे सर फर्टर्निटी एक प्रकार की है। भाईचारा केवल और केवल एक प्रकार का है। तो आप लोग ऐसे लिखना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सर न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब इसको ऐसे लिखना कि सर प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होगा? न्याय, तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है। ठीक है, कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय। आप ऐसे लिखना कि सर सामाजिक न्याय हो जाएगा, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय हो जाएगा। कौन सा? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और बेटा राजनीतिक न्याय। कौन सा? राजनीतिक न्याय। यही तो है यहां पर बेटा, यही तो लिखा हुआ है कि न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है जी। अब बात आती है स्वतंत्रता, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से लिख लेना कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता, तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। किस किस की स्वतंत्रता है? तो आप कहेंगे सर विश्वास की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, उपासना की है, अभिव्यक्ति की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अभिव्यक्ति और विचार, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की, धर्म की और विश्वास की स्वतंत्रता है। कि सर ये बताइए कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? समानता कितने प्रकार की होगी? तो आप कहेंगे सर समानता है 2 प्रकार की। समानता किस किस की? एक तो बेटा अवसर की समानता, प्रतिष्ठा या गरिमा। इसको प्रतिष्ठा भी बोलते हैं कि भैया प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा या गरिमा, गरिमा की समानता या प्रतिष्ठा की समानता। और भैया अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये भी हम लोगों ने यहां से लिख लेंगे, ये भी हम लोग यहां से लिख लेंगे। क्या? अब बात करते हैं कि भैया भाईचारा, भाईचारा कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में भाईचारा कितने प्रकार का है? तो बेटा 1 प्रकार का, वो भी बंधुत्व। कौन सा है? बंधुत्व। तो आप कहेंगे सर बंधुत्व यानी कि 1 प्रकार का भाईचारा है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की और भाईचारा कितने प्रकार का। एक सिंपल, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मैं इनके एक एक के अर्थ बताऊं, तो इतना समय हमारे पास है नहीं और ना आपके कांस्टेबल में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलना कि 25 क्लासेस में हमें ये खत्म करना है और मैं बहुत डिटेल में खत्म कराऊंगा। बहुत समय है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। हम बात करते हैं अनुसूचियों की, हम बात करते हैं अनुसूचियों की।
अनुसूचियां, कि भैया ये बताइए अनुसूचियां या शेड्यूल, ये मानकर चलना यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। अनुसूचियां या शेड्यूल, हमारे भारत के मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर कि पहली अनुसूची में किसका प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है। चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया। तो हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान की मैं बात करूं कि सर मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या कहेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया कितने, तो आप लोग मुझे बताना 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां, कि भैया 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। लेकिन अगर बात करें कि सर वर्तमान में कितनी है, वर्तमान संविधान में कितनी हो जाएंगी, तो 12। कि सर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये बताइए सर पहली अनुसूची क्या कहती है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची क्या कहती है? आप कहेंगे सर भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे सर 28 राज्य हैं, 8 यूटीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यही तो हम लोग पढ़ेंगे कि सर भारत संघ, भारत, यही तो पढ़ रहे हैं बेटा, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत में बेटा राज्य कितने हो जाएंगे, स्टेट्स कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर भारत में तो 28 राज्य हैं। इनका वर्णन कहां पर है? पहली अनुसूची में। कहां पर? पहली अनुसूची में। और बेटा यूटीज कितनी है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। कितनी है? 8। तो आप कहेंगे राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, चलिए अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में मैं बेटा बहुत शॉर्ट में ये सारी चीजें करा दूंगा, क्योंकि यहां से जो पूछा जाता है वो बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। द्वितीय अगर मैं बात करूं कि सर द्वितीय अनुसूची की, द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, सेकंड अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसमें वेतन भत्ते का वर्णन है क्या? कि सर इसमें वेतन सैलरी वगैरह का वर्णन है? कि सर वेतन जो दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, सैलरी कौन सी अनुसूची के तहत दी जाती है? जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपए मिलते हैं, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये जो वेतन दिया जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को जो वेतन दिया जाता है वो हम कहां से पढ़ रहे हैं? तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे? चलिए तो हम बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करेंगे कि सर इसमें वेतन जो दिया जा रहा है, वेतन का वर्णन किसमें? दूसरी अनुसूची में है। किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना कि सर दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। पहली अनुसूची में क्या? राज्य और उसके क्षेत्रों का वर्णन। जो भारत संघ है, 9 यूटीज कब से हो गए? घूसा मारूंगा खींच के, घूसा। 9 यूटीज कहां से हो गए रे बच्चा? है, आप ये ध्यान रखो, दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप को एक कर दिया है, मिला दिया। हुआ क्या? ऐसे समझो, ऐसे समझो। चलो मैं मानता हूं आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये वाली चीजें। हुआ क्या था, ऐसे समझो कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था,
जम्मू कश्मीर क्या था, पहले राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 7+2 9 हो गए, लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया, तो फिर पुनः कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये 1 महीने का बेटा मेहनत है, और इस 1 महीने आप नींद चैन सब त्याग दो। ठीक है, नींद प्यास सब त्याग दो। कहते हैं ना कि अब चाहत किसी और की मुझको रही नहीं, लत कुछ ऐसी लग गई है मुझे, लत कुछ ऐसी लग गई है मुझे कि नींद अब आती नहीं। सपने में रोज आती है तू ए वर्दी, नींद मुझे आती नहीं। अपने मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे दुल्हन बनाऊंगा। तो ध्यान रखना, कभी आप लोग इसको 29 और इसको 9 समझ बैठो। ठीक है, तो ये बेटा ना तो 29 है। ठीक है, मुझे लग रहा है इसका मतलब आप लोग बहुत टाइम से अपडेट नहीं है, बहुत टाइम से अपडेट नहीं है। ठीक है, ये गलत है, इसका मतलब आप लोग बेटा अपडेट नहीं है ना बेटा ना। ऐसे क्या यूपी पुलिस निकाल लोगे आप? जब आप टीचर को ही कह रहे हो कि गलत पढ़ा रहे हो, तो क्या ऐसे निकाल लोगे? जब आप खुद भी नहीं जानते इसके बारे में, तो फिर आप टीचर को नहीं ब्लेम कर सकते ना। हाँ, टीचर जब क्लास में आता है ना, तो बहुत सारी चीजें बेटा पहले देखता है कि हाँ ये चीजें हैं या नहीं। आपको क्या लगता होगा, मैं पढ़ता नहीं हूं? मैं आपसे ज्यादा पढ़ के क्लास में आता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं थर्ड अनुसूची की, कि भैया जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची क्या कहती है, शेड्यूल क्या कहती है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जो तीसरी शेड्यूल है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बेटा शपथ। इसमें किसका वर्णन है? शपथ का, कि भैया चाहे कोई भी हो, ओथ जो लेगा, ओथ का प्रारूप किसमें? जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, एमपीज है, सांसद है, कैग है, ये जब शपथ लेते हैं वो कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेंगे? तो आप कहोगे सर वो अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? और अब इसको अंग्रेज लोग जो है स्केड्यूल, यानी कि अब लैटिन अमेरिकन हम बोलने लग गए, तो इसको स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। शेड्यूल ना बोलकर स्केड्यूल बोल देते हैं। आप कुछ भी बोल लो, याद होना चाहिए। इसमें लिखा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या लिखा है इसमें? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि भैया राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। आप कहेंगे भैया सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा, कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, उत्तर प्रदेश से राज्य में कितनी सीटें जाती हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी? ट्रिक में याद कराऊंगा आपको, ट्रिक। आप कहोगे इसका ऊ ले लो और इसकी आखिरी मात्रा ले लो, 31 सीटें। जैसे उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हो गई? 31 सीटें हो गई। जैसे महाराष्ट्र है, आप इसको ऐसे लिख लो महाराष्ट्र, SH मत लिखना, SH मत लिखना, केवल S लिख लेना याद करने के लिए। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को हम 1 और 9 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र से 19 सीटें। तो इस प्रकार से जो सीटों का विभाजन किया गया है वो अनुसूची 4 के तहत किया गया है। किसके तहत? अनुसूची 4 के तहत किया गया है। ठीक है, कि सर अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान। अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ शेड्यूल क्या कहती है? कि सर फिफ्थ शेड्यूल में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर 5वीं जो शेड्यूल है ना, 5वीं शेड्यूल में क्या लिखा है? इसमें लिखा है मेरे बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, यानी कि SC ST, शॉर्ट में लिख दूं क्या? समझ जाएंगे ना आप लोग। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, क्षेत्रों का
प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है जी, नियंत्रण। तो आप कहेंगे कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज। क्लियर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 5 में आता है। किसमें? अनुसूची 5 में आ जाता है। चलिए 6 शेड्यूल की मैं बात करता हूं कि भैया यहां पर 6 शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि सर ऐसे 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ATMM के नाम से मैं लिखूंगा कि सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा उसका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ATMM। ATMM आप लोगों को मैं बता दूं क्या लिख रहा हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे हम लिख सकते हैं मेघालय। क्या लिख सकते हैं? मेघालय। ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? मिजोरम। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम मिजोरम लिख सकते हैं। ठीक है जी, मिजोरम। और भैया टी को हम लिख सकते हैं त्रिपुरा। क्या लिख सकते हैं? त्रिपुरा। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? असम। तो आप कहेंगे सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, केवल अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिनको हम ST बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स का प्रशासन व नियंत्रण, शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है जी, नियंत्रण। ठीक है। ऐसे आप लोग लिखना कि सर अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, 5 में क्या लिखा हुआ है, 4 में क्या लिखा हुआ है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अनुसूची 1 में क्या लिखा है कि भैया भारत में कितने राज्य होंगे, कितने यूटीज होंगे। 28 राज्य हैं, 29 नहीं है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 9 मत पढ़ लेना। ठीक है कि आपने पुरानी किताबें उठा रखी होंगी और उनमें आपने 29 और 9 पढ़ रखा होगा। ठीक है, अपडेट करो अपने आप को माय डियर। चलिए बात करते हैं दूसरी में क्या लिखा है बेटा? वेतन, सैलरी, कि किसको कितना वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, कैग को, इस प्रकार का वेतन है। अनुसूची 3 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है शपथ, कि भैया किसको शपथ, जैसे कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में, लेकिन अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। तो जो प्रारूप होगा, जो ड्राफ्ट ऑफ ओथ होगा, वो अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितनी सीटें जाती हैं। 1 मिनट पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं। अनुसूची 5 में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ऐसे आप लोग लिख लेंगे क्या? चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया। ये ट्रिक आप याद रखना कि अनुसूची 6 में क्या है? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है कि अनुसूचित जनजाति है, ये ST की बात हो रही है, अनुसूचित जाति की नहीं, SC की बात नहीं हो रही, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है यहां पर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर अनुसूची 7 क्या कहती है, 7th शेड्यूल क्या कहती है। तो आप कहेंगे सर 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, 7वीं अनुसूची में लिखा है शक्तियों का विभाजन। क्या लिखा है बेटा इसमें? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है जी, शक्तियों का विभाजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब बात करते हैं कि सर अनुसूची 7 को हम 3 सूचियों में बांट रहे हैं। कितनी सूचियों में? 3 सूचियां बनाते हैं। ठीक है, कितनी लिस्ट बना लेते हैं हम? 3 लिस्ट बना लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची बनाते हैं। कौन सी? संघ सूची। और एक बनाते हैं हम राज्य सूची। कौन सी? राज्य सूची। ठीक है जी। एक बनाते हैं हम समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। क्लियर है। अब बात आती है यहां पर, इसको हम यूनियन लिस्ट लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखते हैं? यूनियन लिस्ट लिखते हैं। इसको हम स्टेट लिस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेट लिस्ट लिखते हैं। और इसको हम कॉनकरेंट लिस्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि सर किसमें कितने विषय थे। जैसे कि मैं बात करूं कि सर यहां पर कितने सब्जेक्ट थे, तो इस संघ सूची में पहले कितने थे? 97 सब्जेक्ट थे। वर्तमान में 100 हैं। जो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं इसका मतलब ये वर्तमान होंगे। कि सर वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे? 100। अब बात होगी राज्य सूची की। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे? 61 विषय हो जाएंगे। समवर्ती सूची बताओ हमने कहां से ली थी? जल्दी से बता दो। इसमें पहले 47 थे, अभी वर्तमान में 52 हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में तो 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय। ये तो हमने पढ़ लिया है। मुझे जल्दी से बताइए समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? समवर्ती सूची, मेरी आवाज बेटा इसलिए क्योंकि मुझे 2-3 दिन से ना फीवर और जुकाम दोनों ही एक साथ है, इसलिए मेरी आवाज ऐसी हो रखी है। सैटरडे में तो बहुत तेज फीवर था, मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, लेकिन आप लोगों की क्लास ली थी। आप लोगों की छुट्टी मैंने नहीं की और मैं करूंगा भी नहीं कभी। आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से। ये हमने पढ़ लिया है 8, 9, 10, 11, ये मैं कल करूंगा। और समवर्ती सूची का मैंने पूछा था, तो आप लोग क्या बताइए जल्दी से, आप लोग क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, तनु है, बहुत बढ़िया। विजय है, अनामिका है, अजय है, सरवन है, काजल है, रुपेंद्र है, राहुल है, ललित है। अब तो मुश्किल हो जाएगा नाम लेना। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। ये मैंने स्रोत में पढ़ाया था। अब बहुत सारे बच्चे मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। रीजन क्या? उन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए उनको शायद ना समझ में आए। लेकिन बेटा एक बार प्रयास करना, आप इसको समझने का, अच्छे से समझ में आएगा। कल मिलता हूं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।